इन्वेस्टो फाइनेंस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की सारी डिटेल्स को जान लेंगे, यानी कि वैल्यूएशंस, साथ ही साथ लिस्टिंग के दिन खरीदे या कुछ दिन बाद, और बजाज फाइनेंस पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उस पर भी हम प्रॉफिट की ग्रोथ के साथ चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो शुरू करेंगे उस खबर के साथ जिस खबर से पूरा पैनिक फैल चुका था कि ग्लोबल इंडेक्स फुटसी जो है उसमें से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर रिमूव हो जाएंगे। तो दोस्तों 28 जुलाई को उसकी एंट्री हो चुकी थी, और अगर 20 दिन बाद भी ट्रेडिंग शुरू नहीं होता है तो फुटसी इंडेक्स जो होती है वो किसी भी कंपनी के शेयर को अपने इंडेक्स से निकाल देती है। तो मोटा भाई भी कुछ कम तो है नहीं, उन्होंने 2 दिन बाद यानी कि 21 तारीख को उसकी ट्रेडिंग शुरू करने का फैसला ले लिया है। और दोस्तों इस वजह से फुटसी जो कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को अपने इंडेक्स से निकालने जा रही थी, उन्होंने अपने डिसीजन को विड्रॉ कर लिया है। और दोस्तों रेनाइसेंस इन्वेस्टमेंट के फाउंडर पंकज मुरारका का कहना है कि इनिशियल डेज में इस शेयर की हाइप तो रहेगी, लेकिन कुछ 4 से 6 वीक में ये हाइप ठंडी भी हो जाएगी और इन्वेस्टर्स जो है वीक इन्वेस्टर्स से स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर्स के हाथ में ये शेयर चला जाएगा। तो इन्होंने पैनिक ना करने की सलाह दी है। और दोस्तों साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि रिलायंस जो है वो बोल्ड डिसीजंस लेने के लिए फेमस है, और टेलीकॉम सेक्टर में जियो ने बाकी सारी कंपनीज़ का क्या हाल कर दिया वो सभी ने देखा ही है। साथ ही साथ फाइनेंशियल सेक्टर जो है वो सनराइज सेक्टर है, यानी कि इसमें ग्रोथ अभी भी बाकी है, क्योंकि ये प्रिटी यंग इंडस्ट्री यानी कि एक ग्रोथ पोटेंशियल वाली इंडस्ट्री है, और आगे आने वाले सालों में सारी कंपनीज़ एक साथ मिलकर भी अच्छे खासे तरीके से ग्रो कर सकती है। और दोस्तों इनके मुताबिक रिलायंस के पास अगले आने वाले 10 सालों के लिए अच्छे खासे प्लान्स होंगे, और ये इंडस्ट्री जो है उसके टॉप फाइनेंशियल प्लेयर्स में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की एंट्री हो सकती है। और दोस्तों एक पॉइंट नोट करने लायक है कि जियो फाइनेंशियल सर्विस जो है उन्होंने कहा है कि वो अगले आने वाले 3 सालों में अपना प्रॉफिट जो है उसको डबल कर देंगे। लेकिन ये जो भाई साहब बोल रहे थे सब कुछ अच्छा बोल रहे थे, तो इनको सीधा वैल्यूएशंस पे सवाल पूछ लिया गया कि अगर 300 के अराउंड भी लिस्टिंग होती है तो वो प्राइस टू बुक रेशियो जो होता है उससे 2.5 से 3 गुना हो जाएगी। तो क्या आपको लगता है कि इस वैल्यूएशन पे शेयर सस्टेन कर पाएगा? तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा, इन्होंने यही कहा कि 4 से 6 वीक ये शेयर प्राइस को सेटल होने देना चाहेंगे, लेकिन उसके बाद अगर रीजनेबल वैल्यूएशंस पे आता है तभी ये खरीदने का विचार करेंगे। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों इनको मैनेजमेंट पर भी भरोसा है, और आगे आने वाले सालों में फास्ट ग्रोथ भी मिल सकती है, ऐसा इन्होंने कहा है। तो ये थोड़े से लिटिल बिट कन्फ्यूज दिख रहे हैं, तो ये कन्फ्यूज़न भी हम दूर कर देंगे। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों आज 18 तारीख है, और मंडे को यानी कि 21 तारीख को इसकी लिस्टिंग होने जा रही है, और रेशियो तो दोस्तों 1:1 का फिक्स हो ही चुका है, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्री का 1 शेयर होगा तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के 1 शेयर मिल जाएंगे, लेकिन वो रिकॉर्ड डेट से यानी कि 28 जुलाई से पहले रिलायंस के शेयर खरीदे होने चाहिए। तो दोस्तों लिस्टिंग वाले दिन इस तरह के फ्लक्चुएशंस होंगे वो इस स्लाइड से आप देख सकते हैं कि इसमें ट्रेड फॉर ट्रेड सेगमेंट ही ओपन रहेगा 10 दिनों तक, यानी कि सिर्फ डिलीवरी ही ले जा सकेगी और ट्रेडिंग इसमें पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और इस वजह से अगर स्टॉक को 2-3 गुना होना होगा तो वो सिर्फ 1.5 से 1.25 गुना ही खुलेगा, क्योंकि ट्रेडिंग में क्या होता है कि बहुत ही प्राइस फ्लक्चुएशंस हो जाते हैं और डिलीवरी लेनी ही पड़ेंगी, ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, तो ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बहुत हाई हो जाते हैं। तो दोस्तों 20 जुलाई यानी कि रिकॉर्ड डेट को जो प्राइस डिस्कवरी रखी गई थी उसमें जो प्राइस निकल कर आई है वो एक्चुअल में ओवरवैल्यूड है। क्यों? क्योंकि रिलायंस की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के हिसाब से देखें तो सिर्फ 133 रुपीज़ की प्राइस होनी चाहिए थी, लेकिन इसकी ग्रोथ के हिसाब से ब्रोकरेज हाउसेज जो थे उन्होंने एस्टिमेट करा था 190 की प्राइस को, लेकिन इसकी प्राइस जो निकल कर आई है वो है 261 की, यानी कि 133 से ऑलमोस्ट डबल। दोस्तों एक पॉइंट को नोट कीजिएगा कि JFS का मार्केट कैप भी निकल कर आ चुका है, और इसकी मार्केट कैप बनती है 1,66,000 रुपये की, और
दोस्तों 1,66,000 करोड़ के सामने बजाज फाइनेंस जो है वो 4,20,000 करोड़ के आसपास का है, यानी कि 3 गुना भी नहीं है। लेकिन प्रॉफिट्स अभी आपको दिखाऊंगा तो वो तो बजाज फाइनेंस के 10 गुना है। तो इस पॉइंट को खास नोट कीजिएगा। और इस वजह से अभी फाइनेंस सेक्टर में चोलामंडलम फाइनेंस जो है वो सेकेंड नंबर पे है, उसको भी ये बीट कर देगा, जिसकी मार्केट कैप सिर्फ 83,000 करोड़ की है। तो दोस्तों फाइनेंस सेक्टर एक्चुअल में इन्वेस्ट करने के लायक है ही, क्योंकि मीडियन यानी कि सभी कंपनीज़ का एवरेज भी आप देखें तो प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 24%, जबकि पिछले 3 साल की 28% है। तो अभी बजाज फाइनेंस और पर्टिकुलर जियो फाइनेंस का कंपेयर करते हैं तो 3 सालों में बजाज फाइनेंस 29% से बढ़ रहा है, जबकि जियो फाइनेंस इसमें आगे है 34% के साथ। लेकिन रिसेंट ग्रोथ की बात करें तो जियो फाइनेंस के 36% के सामने बजाज फाइनेंस जो है वो 43% की ग्रोथ दे रहा है। तो इन पॉइंट्स को भी खास नोट कीजिएगा, लास्ट में हम कंक्लूजन पे पहुँचेंगे। दोस्तों जैसा कि हमने देखा, JFSL जो है वो बजाज होल्डिंग्स, SBI कार्ड्स, श्रीराम फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस एंड इवन फिनटेक पेमेंट पेटीएम से भी आगे निकल जाएगा, यानी कि बजाज फाइनेंस से सिर्फ एक कदम दूर मार्केट कैप के हिसाब से। तो दोस्तों 21 को इसकी लिस्टिंग होगी ना, उसके बाद T+3 डेज़ में यानी कि 24 तारीख को जो है वो निफ्टी 50, BSE इंडेक्स और अदर सारे इंडेक्स से निकल जाएगा। और इस वजह से क्या होगा कि एक एस्टिमेट बताया जा रहा है कि इसके करीब 9 करोड़ शेयर्स जो है वो निफ्टी पैसिव इंडेक्स के द्वारा बेच दिए जाएंगे, और ये अमाउंट जो बनकर आएगी वो है $29 करोड़ की। तो बात हुई दोस्तों निफ्टी के पैसिव इंडेक्स की, लेकिन सेंसेक्स के भी जो इंडेक्स है उसमें से भी $17 करोड़ निकाल लिए जाएंगे। लेकिन इसका वेटेज जो है वो फ्री फ्लोट के हिसाब से 1% से कम है, तो इतना कुछ तगड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा निफ्टी पे और ना ही सेंसेक्स पे। दोस्तों एक ही स्लाइड में JFS के बेसिक वर्क को जान लेते हैं। तो लेंडिंग यानी उधारी का तो है ही, साथ ही साथ इंश्योरेंस, पेमेंट्स, डिजिटल ब्रोकिंग और एसेट मैनेजमेंट यानी कि म्यूचुअल फंड्स में भी एंटर करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों डेटा एनालिटिक्स के जरिए ये ब्लैक रॉक इंडस्ट्री के साथ पार्टनरशिप करने वाले हैं 50-50 की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काम करने के लिए। और ब्लैक रॉक के साथ ये जो टाइप है वो इनिशियली $30 करोड़ का निकल कर आया है। और दोस्तों ये है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के प्रॉफिट एंड लॉस का डेटा। तो आप देख सकते हैं कि 2019 में इनको लॉस था, उसके बाद जो सेल्स हुई वो आज तक रिकवर नहीं हो पाई है, और प्रॉफिट भी जो था वो 230 का हुआ था, वो भी आज तक उस लेवल पे नहीं पहुंच पाया है। लेकिन सिर्फ एक बात एक्सेप्शनल है कि OPM जो है वो 90 के करीब घूम रहा है, जो कि किसी और कंपनी में देखने को नहीं मिलता है। और अगर आने वाले सालों में इतनी ग्रोथ देनी है तो ये OPM ही है जो कि आगे जाके काम आएगा। दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के जून क्वार्टर के रिजल्ट को डिस्कस करें तो इनकी इनकम जो थी वो 414 करोड़ की थी, और नेट प्रॉफिट जो है वो 331 करोड़ का था। जबकि आप नोट कीजिएगा कि मार्च के पूरे साल की इनकम की भी बात करें तो वो 44 करोड़ थी, यानी कि 10वें भाग की थी। प्रॉफिट में भी सेम ही हाल थे, 331 के सामने सिर्फ 31 करोड़ का प्रॉफिट था सालाना बेसिस पर। तो ये पॉइंट को खास नोट कीजिएगा। दोस्तों ये है बजाज फाइनेंस का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट। तो 330 करोड़ का था जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में, और इसमें आप देख सकते हैं कि 12,000, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो 17,000 करोड़। तो कहाँ 330 और कहाँ 12,000। दोस्तों कुछ लोग कहेंगे कि आप आंकड़ों में क्या बात कर रहे हो, मैटर करती है तो प्रॉफिट ग्रोथ का डेटा। तो वो भी हमने देख लिया कि 30 से 35% है जियो की, और इस रिसेंट ईयर की बात करें तो बजाज फाइनेंस ने 43% की ग्रोथ दी है। तो अभी वैल्यूएशंस पे आ जाते हैं। तो दोस्तों पूरी फाइनेंस इंडस्ट्री के मीडियन PE की बात करें तो है 18 के करीब, और बजाज फाइनेंस की बात करें तो वो है 33 या 34 के करीब। तो अभी आप नोट कीजिएगा कि JFS जो है वो इससे 2-2.5 गुना ऊपर खुलेगा। तो इसमें एक ही दिक्कत रहेगी कि ग्रोथ तो ऑलमोस्ट सेम ही है, 35 या 40% की दोनों की। लेकिन अगर इतनी हाई वैल्यूएशंस पे अगर ओपन होता है तो जो सेफ इन्वेस्टर्स जो है वो 4 से 6 महीने या 1 सालों में अगर ऊपर से JFS की प्राइस से करेक्शन होता है तो वो लोग उतने करेक्शन को ना झेल पाए। और ये भी हो सकता है कि जैसे कि डीमार्ट
लिस्टिंग की प्राइस 300 थी, उससे ओपन ही 600 पे हुआ था, तो तब भी ओवर वैल्यूड था। लेकिन वो प्राइस आज तक देखने को नहीं मिला है। तो इसमें ऐसा करने के लिए फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज कैप बजाज फाइनेंस से टक्कर तो है, और वो भी इतनी हाई वैल्यूएशंस पे सस्टेन करने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स जाके प्रॉफिट की ग्रोथ देनी ही पड़ेगी। और अगर ऐसा होता है तो डीमार्ट वाला सीन भी बन सकता है कि 4 से 5 सालों में स्टॉक बहुत ऊपर जाएगा और उसके बाद करेक्शन दे। तो फाइनल वर्डिंग्स मेरे यही है कि जो सेफ इन्वेस्टर्स है वो थोड़े समय के लिए रुके, लेकिन अगर किसी को फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट फील होता है तो शुरुआत में छोटी सी क्वांटिटी के साथ शुरू कर सकते हैं, और बाद में जब जब अगर डिप मिलता जाए तब तब ग्रोथ के साथ ऐड ऑन करते जाएंगे। इससे पहले भी दोस्तों डीमार्ट की ऐसी स्टडी हमने अपलोड करी है जो कि यूट्यूब पे आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी, जो कि आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। उसमें हमने वॉलमार्ट और रिलायंस रिटेल साथ ही साथ वैल्यूएशंस और लेवल्स भी डिस्कस करे हैं। साथ ही साथ हिंदुस्तान फूड्स, इंडिगो पेंट्स, ईज माई ट्रिप जैसे डिटेल्ड एनालिसिस हमने डिस्कस करे हैं, तो उनको भी देख लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर अंत तक बने हुए हैं तो कमेंट्स में यस लिख के ज़रूर भेजना, तो मेरे को पता चले कि आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आते हैं। धन्यवाद। हैप्पी इन्वेस्टिंग।